हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाल राठौर आपका स्वागत करता हूँ स्टडी एक्सप्रेस के नई वीडियो में, जो कि है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 2। इसमें हम लोग संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे। हमने पहले वीडियोस में भी कुछ चर्चाएं की थी, पर उस टाइम थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से हमने पीपीटी वगैरह का यूज़ नहीं किया था। सो आज जो भी प्रॉब्लम्स थी आप लोगों की और मेरी, दोनों की सॉल्व हो चुकी हैं। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था एक्ट्स के बारे में, जिसमें पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहला कदम था जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्यों पर था नियंत्रण लगाने की कोशिश की थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस तरह से जो बंगाल के गवर्नर थे, यानी कि बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन के सामने आए। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सो आप लोग आंसर कर सकता। अगला पॉइंट था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा तैयार किए गए द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। एक्चुअली 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेज़ों और मुग़लों के बीच में मुग़ल तो नहीं थे, नवाबों के बीच में हुई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो क्या बोलते हैं उसको, दीवानी यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार जो है वो अंग्रेज़ों का होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अधिकार वो नवाबों के पास होगा। तो ये चीज़ जो थी वो 1773 के एक्ट में समाप्त कर दी गई और एक नई व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें कंपनी ने खुद को ही मतलब एकात्मक सरकार के रूप में या एकात्मक शासककर्ता के रूप में दिखाया। तो इस एक्ट में अगला काम जो हुआ था 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वहाँ पे तीन न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो पहला जो न्यायाधीश थे वो थे हमारे सर एलिजा एम्पे, तथा बाकी के तीन जो लोग थे वो चेस्टर, लेनेस्टर और हाइडे की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा एक 4 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया था और 24 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया गया था। एक्चुअली ये 4 सदस्यीय मंत्री परिषद थी क्यों? तो गवर्नर जनरल चूँकि एक ही इंसान के हाथ में अगर पूरी पावर्स दे दी जाए तो वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता। तो यहाँ पे जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए मंत्री परिषद है, और फिर उन मंत्री परिषद के लोगों के लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं सारी चीज़ों के सजेशन करने के लिए, तो वैसे ही इसमें भी है कि एक गवर्नर जनरल जो हो गया वो सबसे हेड हो गया बंगाल का, और उसकी सहायता के लिए 4 मंत्री परिषद के सदस्यों को बैठा दिया गया, मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया, और उनके नीचे 24 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन कर दिया गया। बेसिकली ये निदेशक मंडल क्या करता था कि अपना आइडिया देता था, या किसी भी चीज़ पे जब कोई एक्ट पारित करना है या कोई भी अच्छी चीज़ बुरी चीज़, तो उसके बारे में सजेशन के लिए, जैसे अभी है मंत्री परिषद होता है, योजना आयोग है, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो उस टाइम भी यही सब हो रहा था। मैंने कहा ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ब्रिटेन से या अंग्रेज़ों से सीखी हुई हैं। सो दीज आर द गुड थिंग्स कि नहीं, वो लोग किसी भी चीज़ को, पहले तो जो लिखने की पद्धति आई थी वो अंग्रेज़ों से ही आई थी। अंग्रेज़ काफ़ी लिखने के पीछे काफ़ी पागल रहते थे। उन्होंने ही, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि सारी जो ये क्या बोलते हैं म्यूज़ियम्स वगैरह या सरकारी दफ्तर में जो भी वो इम्पोर्टेंट दस्तावेज रखने के लिए जो भी ऑफिसेज बनाई जाती हैं, तो उनका सर्वप्रथम निर्माण जो करवाया गया था वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही करवाया गया था। ये व्यवस्था सबसे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि कहीं पे भी अगर हमें शासन करना है तो वहाँ की हमें लिखित जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ ज़मीन की कितनी है, लोग कितने हैं, तो ये इसी की देन है कि आगे चल के हम लोगों को
ये जनगणना वगैरह की प्रक्रिया या भूमि मापन की प्रक्रिया, बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जैसे कई व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में चर्चा करेंगे या इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी आप लोगों को। फिलहाल हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। तो इसके अलावा दूसरा हमने एक एक्ट चर्चा किया था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। बेसिकली ये एक्ट जो था वो 1773 में कुछ कमियां रह गई थी, उसी को पूरा करने के लिए बनाया गया था या पारित किया गया था। इसमें सबसे पहली बार ऐसा किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्षेत्र को विजय किया हुआ था, मतलब वो लोग जितने भी क्षेत्र पर अधिकार कर चुके थे, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश महारानी का क्षेत्र कहा जा सकता है। और उसके अलावा एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम हुआ था। कंपनी के जो काम थे दो अलग अलग टाइप के, एक व्यापारिक काम हो गए थे और एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम हो गया था, क्योंकि वो लोग अब अधिकार कर चुके थे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र पे, जो कि काफ़ी बड़ा भी था उस टाइम, और आगे चल के ये चीज़ें और बढ़ने ही वाली है। तो कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। पहला जो था व्यापारिक कार्य, उसे निदेशक मंडल, जो कि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, 24 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया गया था उसी में। तो व्यापारिक कार्य जो थे वो निदेशक मंडल के द्वारा देखा जाता था, और एक नए बोर्ड का गठन किया गया, नियंत्रक मंडल, जिसको राजनीतिक कार्य का जिम्मा सौंपा गया। और अगली बात ये कहेगी कि कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध है। मतलब कि जो भी कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं जो ब्रिटेन से आके वहाँ पे काम कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा कुछ मिसिंग है। उन लोगों को निजी व्यापार और उपहार वगैरह लेने पे या रिश्वत लेने पे प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें थोड़ा सा सुधारना होगा। तो निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत वगैरह पे प्रतिबंध लगाया गया था। 1793 का अधिनियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता, हाँ एक ही पॉइंट बचता है इसमें इम्पोर्टेंट। नियंत्रक मंडल के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि 1765 के बाद से ही ये लोग कर वसूलना शुरू कर चुके थे। तो होता क्या था कि पहले व्यापार करने के लिए ये लोग ब्रिटेन से पैसे मंगाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे राजस्व का अधिकार मिला और इनका जो अधिकार क्षेत्र बढ़ने लगा, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र पे विजय हासिल कर ली, तो उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ब्रिटेन से पैसे मंगाने कम कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1793 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये आदेश आया कि अब वहीं का जो टैक्स आप लोग वसूल कर रहे हैं उसी से सारे कर्मचारियों का वेतन दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हमारा जो फोर्थ एक्ट था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों को। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, और इसमें जितने भी एक्ट्स और मैंने लिखे हुए हैं वो सारे की सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हम आपको तीन बताते हैं। 1773 और 1813, हाँ, और अगला आप 1935, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट हम तो बोलेंगे कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है तो मेरे ख्याल से 1935 है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंदाज़ा लग गया था। 18% पार्ट जो है लग गया था हमें अंदाज़ा। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। 1813 का चार्टर अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला था 1600 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महारानी एलिजाबेथ ने एक आदेश पत्र जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो पूर्वी देशों में जाके व्यापार कर सकती है। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसी कंपनी को उन देशों में व्यापार करने का अधिकार है।
जो कि बाद में चेंज हुआ थोड़ा, जब लोगों को लगा, मतलब कि यानी कि ब्रिटेन के लोगों को जब लगने लगा कि नहीं, ये लोग तो जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे बना रहे हैं और वापस आ जाते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत ही अच्छा बाज़ार है। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप सबको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ये सारी चीज़ें मैंने कल भी डिस्कस की हुई थी। हम आज बस इसको ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि कल जो है हमारी टेक्निकलिटीज़ काफ़ी बोरिंग थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। सीमित का मतलब ये है कि चाय और चीन के जो व्यापार, चीन और भारतीय चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी जितने भी व्यापार थे, उन सब में उनका एकाधिकार खत्म हो गया। मतलब बाकी ब्रिटेन की और भी कंपनियां जो थी वो यहाँ आके व्यापार कर सकती थी, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले बस उन्हीं को आदेश पत्र मिला हुआ था और उसको हर 20 साल पर रिन्यूअल करवाना था ब्रिटिश महारानी के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है ईसाई धर्म के प्रचार की छूट। 1813 के चार्टर एक्ट में ये भी कहा गया कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार, मतलब ये पहली बार हुआ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी धर्म के प्रचार के बारे में इंडिया में ऐसी बात कही या एक्ट पारित किया। ईसाई धर्म के प्रचार का रीज़न ये भी था कि अंग्रेज़ जो थे वो मैक्सिमम ईसाई धर्म से आते थे, एंड वो लोग चाहते थे कि हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कर लें और एक समन्वय स्थापित करें। समन्वय का मतलब ये हो गया कि जब आप कहीं और किसी और देश में जाते हैं तो आप ढूंढते हैं कि नहीं मेरे जैसा कोई मिल जाए। तो वो लोग को कोई मिला तो नहीं, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि हम इनको अपने धर्म में मिला लें ताकि ये लोग हमारा जो रूल है वो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी राइवलरीज हो रही थी, बहुत सारे लोग बागी बन रहा था, वो लोग खुश नहीं थे। बेसिकली सबको ही पता है क्या हाल था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे थे, कभी डिवाइड एंड रूल, कभी धार्मिक। अभी आगे चलेंगे आप लोग देखेंगे कि हर धर्म के हिसाब से अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो थी सांप्रदायिकता की ओर हम लोगों को ले जाती थी। सांप्रदायिकता बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं जब हम अलग अलग संप्रदाय के लोगों को विभाजन करते रहता। अभी जो इंडिया में है वो उसे सांप्रदायिकता नहीं कहेंगे, ये एक सेक्युलरिज्म है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों की शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। तो जैसा कि 1813 के चार्टर एक्ट में दिखाया गया कि वो लोग अब अच्छा बनने की, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट इसलिए कि इंडिया के लोग उनका शासन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें एंड वो कोई विद्रोह वगैरह ना करें। मैंने आपको बताया हुआ था कि 1776 में विद्रोह हुआ और अमेरिका आज़ाद हो गया। तो वो उसी वजह से इंडिया को फिर से खोना नहीं चाहते थे। तो यही रीज़न था कि ये लोग इतने अच्छे अच्छे थोड़े बहुत काम कर रहा था। अगला एक्ट जो है वो 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि बंगाल पहले एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी महत्ता बढ़ती गई, मतलब उसका महत्व काफ़ी बढ़ता गया। इसका रीज़न ये था कि बंगाल को अगर आपने इंडियन मैप में देखा होगा तो आपको पता होगा कि बंगाल एक ऐसी जगह है जो आपको डायरेक्ट सी से कनेक्ट करती है। और उस टाइम जो व्यापार का मेन मीडियम था वो समुद्र ही था, खास करके अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि उस टाइम ये हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, ये सारी उतनी नहीं होती थी। तो बंगाल के खाड़ी के पास बहुत सारी व्यापार होते थे। तो मेन जो आपने सुना होगा कि 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, बम्बई, मद्रास। तो ये तीनों ही शहर आपको मिलेंगे समुद्र के किनारे, क्योंकि उन लोगों को व्यापार करने के लिए समुद्र की ज़रूरत थी, समुद्र तट की ज़रूरत थी। तो जो भी पावर था, जो भी पावर का डीलोकलाइजेशन किया गया, यानी कि विकेंद्रीकरण किया गया, जहाँ भी पावर्स को बांटा गया, वो 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया। और बंगाल पहले से भी इम्पोर्टेंट रहा है नवाबों के लिए, या उससे भी पहले
तो बहुत सारी चीज़ें थी, उसको हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में और भी अलग अलग जगह पर। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार से गवर्नर जनरल बनने भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनके बारे में भी काफ़ी अच्छी बातें हैं। हिस्ट्री जब हम लोग कवर करेंगे तो ये काफ़ी एक अच्छे इंसान की तरह सामने आए हैं एक गवर्नर जनरल्स की लिस्ट में। मतलब एक दो लोग हैं जिनका नाम हम लोग अच्छे लोगों के तौर पे कर सकते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट लेटर। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। मतलब ये जो चीन और भारतीय चाय के व्यापार को छोड़ा गया था पिछले एक्ट में, उसे भी अब ख़त्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी व्यापारिक एकाधिकार नहीं था। अब ब्रिटेन की सारी कंपनियां इंडिया में आके व्यापार कर सकती थी। और अगला पॉइंट है, मंत्री परिषद में एक नया पद विधि आयुक्त जोड़ा गया। विधि आयुक्त का मतलब क्या होता है बेसिकली? जैसा कि हमने बताया था कि गवर्नर जनरल की एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें 4 सदस्य होते थे, और उनकी सहायता के लिए 24 सदस्यीय निदेशक मंडल होते थे। और बाद में फिर कार्यों का विभाजन किया गया, और उन कार्यों के विभाजन में हमें निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दो चीज़ें देखने को मिली, जिसमें निदेशक मंडल को व्यापारिक कार्य और नियंत्रक मंडल को राजनीतिक कार्य सौंपा गया। तो यही मंत्रिपरिषद में एक नया पद जोड़ दिया गया, विधि आयुक्त। विधि आयुक्त का काम क्या होता था? आपको अगर विधि वर्ड का मतलब पता होगा तो उसका मतलब होता है कानून। तो विधि आयुक्त का मतलब वो कानून बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे। ठीक है। तो इस तरह से नियुक्त किए जाने वाले पहले जो विधि आयुक्त थे लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है। और लॉर्ड मैकाले, ये वही लॉर्ड मैकाले हैं जिन्होंने सती प्रथा का अंत करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। ठीक है। वहाँ भी ये जो सती प्रथा और ये मूर्ति पूजा वगैरह के लिए एक संस्था बनाई जाती है, तो उसके भी जो मुख्य आयुक्त थे वो यही लॉर्ड मैकाले ही रहता है। ठीक है। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। कर्मचारी नियुक्ति के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। तो बेसिकली जो पहले, इससे पहले जो भी कर्मचारी काम कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनके लिए कोई योग्यता नहीं देखी जाती थी। किसी को भी उठा के भर्ती कर देते थे, उसको ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन 1833 में ऐसी बात कही गई कि कर्मचारी नियुक्ति के लिए योग्यता ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद भारतीयों के धर्म, जाति, जन्म स्थान, वर्ण इत्यादि के आधार पर सरकारी सेवा में अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये भी कही गई बात, लेकिन इसके बाद कुछ विवाद हुए थे, उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, भारत में प्रचलित पर्दा प्रथा और ठगी प्रथा को नियमबद्ध किया गया। तो ये घटना जो हुई थी, ये काफ़ी लंबे टाइम से एक चल रहा था अंग्रेज़ों के बीच और इंडियंस के बीच में, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न रहेगा। जब 1857 का रिवॉल्ट होगा तो ये एक धार्मिक कारण के रूप में उभर के आएगा कि सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था, ठगी प्रथा का अंत किया। तो ये चीज़ें जो थी वो इंडियंस के जहन में बस चुकी थी। वो अपने धर्म से रिलेट करके सती प्रथा को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानने लगे थे, जबकि अंग्रेज़ों ने ये सारी चीज़ें अच्छी की थी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शायद अगर हम लोग वैसे रहते तो काफ़ी कुछ ना बदला होता। तो आगे बढ़ते हैं और अगले एक्ट्स की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1853 का अधिनियम। तो 1853 का अधिनियम ये भी अपने आप में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है, कर्मचारी चयन के लिए खुली प्रतियोगिता को आधार बनाया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि पिछले एक्ट्स में योग्यता को आधार माना गया था। भारतीयों के साथ जाति, धर्म वगैरह पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात कही गई थी। तो इसमें जो है पहली बार, अभी जो हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या हर तरह के एग्ज़ाम्स, तो ये एग्ज़ाम की शुरुआत हम लोग मान सकते हैं कि 1853 से हुई थी। ठीक है। जब भी हमको कोई जॉब चाहिए, उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना है, तो ये काम की शुरुआत 1853 में हुई थी। दूसरा पॉइंट है, भारत के लिए पहली बार अलग विधान परिषद की व्यवस्था, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति की बात। तो भारत के लिए पहली बार अलग विधान परिषद की व्यवस्था,
जो कि एक अपने आप में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट मानी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये सब वो कहते हैं ना कि गाय के आगे चारा फेंकने जैसा, ये सारे काम अंग्रेज इसलिए कर रहा था मैंने आपको बताया, रूल करने के लिए। उनको डर था कि कहीं इतना बड़ा देश है हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि खजाना था यहाँ पे। यहाँ के जो खेतिहर थे, जो नील उत्पादन वगैरह हो रहा था, जो रेशम हो रही थी यहाँ पे, जो कच्चे मसाले मिल रहे थे यहाँ पे, यहाँ से जो कच्चा माल निर्यात हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आप लोग जाएं हिस्ट्री में और अच्छे से देखें तो हमारे पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज थे जो पूरे वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं थे। दैट्स वाई अदर कंट्रीज वर बीइंग अट्रैक्टेड टू अस। ठीक है, तो अपनी हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए। जस्ट गो एंड वॉच फ्यू लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब, रीड सम बुक्स, अदरवाइज वेट। और इसी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ वेट। तो अगला जो पॉइंट है, भारत के लिए पहली बार, ये तो हो गया था। 1854 में सिविल सर्विस परीक्षा के लिए लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश दी है। वही लॉर्ड मैकाले हैं जिन्हें विधि आयुक्त नियुक्त किया गया था और इनको विधि बनाने का अधिकार था। तो ये अपना सिफारिश गवर्नर जनरल को दे सकते थे, मंत्रिपरिषद को दे सकते थे। फिर इसके बाद जो थी, अगला जो है 7 नंबर पे 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसे ताज का शासन भी कहा जाता है। ये आप लोग डबल टिक कर लीजिएगा जो लोग भी पढ़ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही हिल चुके थे। मतलब उन लोगों को ये डर बढ़ गया था कि नहीं, अगर उसी टाइम सबने एकता दिखाई होती 1857 में ही, तो 1857 में ही इंडिया आज़ाद हो गया होता। लेकिन उस टाइम कुछ चीज़ों की वजह से एकता नहीं हो पाई और अंग्रेज़ों ने इसे डिस्क्रिमिनेट करके ठीक कर लिया, मतलब अपने हक में कर लिया इसे। पहला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो अब तक जो चला आ रहा था 1773 से लेके 1857 तक, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही थी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में था डायरेक्टली, उसको जवाब नहीं देना पड़ता था उतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया। अब ये जो गवर्नमेंट जो गवर्न करेगी वो सीधा ब्रिटिश महारानी और वहाँ के जो निम्न सदन वहाँ था, जो सदन का निम्न स्तर था, जैसे यहाँ पे भी निम्न सदन उच्च सदन है, तो वो निम्न सदन को सौंप दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश महारानी तथा ब्रिटेन के निम्न सदन को शासन का जिम्मेदार बना दिया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो हमने देखा कि 1773 में गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए। फिर उसके बाद अभी गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वायसराय क्या होता है। तो वायसराय हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पंचायत में बैठे हुए हैं या स्टेट में बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर जो है कंट्री में सबसे हायर लेवल पे पीएम साहब हैं, तो एक प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने मुझे बिठा रखा है। जैसे प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि के तौर पे राज्यपाल, सेम वही वाली प्रक्रिया थी कि ब्रिटेन के गवर्नमेंट की प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे एक वायसराय को रखा जाता था। ठीक है, और इस तरह से वायसराय बनने वाले पहले इंसान लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय दोनों ही लॉर्ड कैनिंग होंगे। ठीक है, ये घटना 1858 की है। अगला पॉइंट है, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर भारत में एक नया पद राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो ये जो नियंत्रक मंडल निदेशक मंडल का काम चल रहा था कब से, उसे ख़त्म कर दिया गया और एक नया पद राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई।
राज्य सचिव के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। राज्य सचिव की नियुक्ति ब्रिटिश संसद की निम्न सदन के कैबिनेट मंत्री के द्वारा की गई थी। जैसे कि हुआ क्या था कि ब्रिटेन में जो संसद थी तो वहाँ पे महारानी ने एक आदेश दिया था कि निम्न सदन का कोई एक जो सदस्य है वो वहाँ का सारा कार्यभार देखेगा और फिर हमको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने एक राज्य सचिव का पद निकाला और उसमें किसी की नियुक्ति कर दी, ठीक है। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन कर दिया गया। और 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद, अभी का जो प्रयागराज है, में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया, जिसमें कंपनी के नए क्षेत्रों पर विजय नहीं करने की बात कही गई। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इन्होंने ऐसा कहा कि 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद महारानी का एक पत्र आया इंडिया में, जिसे इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया, जिसमें यह बात कही गई कि अब हम किसी भी नए क्षेत्र पर विजय नहीं करेंगे। मतलब उनका जो पहले से जीता हुआ क्षेत्र था उसी में वो सीमित रहेंगे। लेकिन तब तक वो काफ़ी ज़्यादा ही जीत चुके थे। इसके बारे में हिस्ट्री में हम आपको बताएंगे कि जब ये क्या बोलते हैं हड़प नीति आई थी तो उन्होंने काफ़ी सारे जो छोटी रियासतें थी, बड़ी रियासतें थी, उनको हड़प लिया था। तो 8वां पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें दिखाया गया है विभागीय प्रणाली, मंत्रालयी प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक दर्जा प्राप्त। ये काम हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1859 में। अगला पॉइंट है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जो प्रतिनिधि हुआ करते थे ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ बिठाए गए थे, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अगला पॉइंट जो है मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति। तो हुआ क्या था कि शुरू जब 1773 के बाद से जो चीज़ें होना स्टार्ट हुई तो सारा पावर जो है एक तरह से लोकलाइज्ड होने लगा था एक ही सेंटर पे। इन लोगों से पावर्स ली जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब लगा कि नहीं ऐसे एक जगह से पावर नहीं चलाया जा सकता है तो 1861 में दोबारा से उनको फिर पावर उनका बढ़ाना स्टार्ट किया गया। तो वो जो प्रेसिडेंसी थी मुंबई और मद्रास की, वहाँ के भी जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय कह सकते हैं, उनको भी विधायी शक्ति दे दी गई। विधायी शक्ति बेसिकली क्या होती है कि कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहता है। अब वहाँ भी वो लोग अपने हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से कानून बना सकते हैं। उससे पहले क्या होता था कि उन्हें कोई भी कानून बनाना होता था तो वो पहले उसकी अर्जी जो जाके बंगाल में देते थे, फिर वहाँ का गवर्नर जनरल सोचता था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी डीलोकलाइज कर दी गई। जैसे अभी इंडिया में पावर को डीलोकलाइज किया गया है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसने स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद फिर एक लोकल गवर्नमेंट है जो पंचायती स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें पावर का डीलोकलाइजेशन है, पावर को बांटा गया है ताकि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से वहाँ के लोग वहाँ की चीज़ों को समझ के अच्छे से कर पाए। अब हमें भूख लगेगी या हमें पानी नहीं आएगा मेरे घर पे, तो हम जल मंत्रालय में तो फ़ोन नहीं कर सकते। हमको यहाँ पे अपने ज़िला के स्तर पे या पंचायत के स्तर पे पहले बात करनी होगी। तो यही चीज़ें हो रही थी। अगला पॉइंट है 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद का गठन। 1862 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना। उसके बाद देखते हैं 1892 का अधिनियम। विधान परिषद को बजट में बहस करने और सार्वजनिक मुद्दे के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, किंतु अभी भी विधान परिषद को बजट में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि विधान परिषद को बजट में बहस करने का तो अधिकार था, लेकिन सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न करने का अधिकार नहीं दिया गया। और विधान परिषद को बजट में मतदान करने का भी अधिकार नहीं था उस टाइम। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है?
जैसे अभी इंडिया में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। वो अप्रत्यक्ष कैसे होता है? जैसे पहले से कुछ मेंबर्स चुने जा चुके हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो अब आपको ही पता होगा कि जब पीएम का चुनाव होता है तो पूरा देश जान जाता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वो लोग, ये उनका काम है, वो लोग राज्यसभा लोकसभा के लोग मिल के अपने में कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, लेकिन पावर जो है वो रूल हम पे करेंगे प्रेसिडेंट का जो है। तो इसी तरीके से उस टाइम में हो रहा है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली मार्लो मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। सॉरी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका, सो आगे बढ़ता हूँ। पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था 1909 में पहली बार ऐसा हुआ जब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हुई। ये एक सांप्रदायिकता का भाव था अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिया गया था, वो बस डिवाइड करना चाहते थे इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में। तो ये यही सारे कदम थे जो कर रहे थे वो लोग। अगला जो पॉइंट है, वायसराय की परिषद में पहला भारतीय सदस्य शामिल। तो वायसराय की जो मंत्री परिषद होती थी उसमें पहली बार, जैसे कि पिछले एक्ट में मैंने देखा था, कहाँ था, वेट थोड़ा सा, वो जो पिछले एक्ट में भारतीयों को मंत्रिपरिषद में जगह देने की बात कही गई थी, तो वो 1909 में आके सही हुआ, मतलब सही साबित हुआ। तो ये हुआ, पहले जो इंसान थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, जिन्हें भारतीय वायसराय की परिषद में सदस्य बनने का मौका मिला। ठीक है। अगला पॉइंट है, बजट पर वाद विवाद तथा सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, जो कि 1892 में नहीं मिला था। आगे 11वां जो है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते तो हम बहुत डिटेल में आपको इस बारे में बताते। इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, पहली बार भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता, और सिख ईसाई एंग्लो इंडियन के लिए भी अलग अलग निर्वाचन। देखिए यहाँ पे फिर से सांप्रदायिकता का भाव दिख रहा है। उन्होंने सारे धर्मों को अलग करना शुरू कर दिया है ताकि लोग अपने में ही उलझे रहे। ठीक है। अंग्रेज़ों की बेसिक सी एक नीति थी कि हमें कुछ करना ही नहीं है, वी जस्ट हैव टू डू अ स्मॉल थिंग। कहीं किसी मुसलमान को बता दिया मंदिर वाला ये वो वगैरह वगैरह, लफड़े करवाने में तेज थे। जैसे आज के नेता कोई नए नहीं है, उन्होंने भी उन्हीं से सीखा हुआ है। सो कोई नई बात नहीं है ये जो हो रहा है। सो प्लीज़ कॉपरेट विथ इट। आगे बढ़ता, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की नींव रखी गई। ये 1919 की ही घटना है, जिसमें पहला था आरक्षित विषय प्रशासन, गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का अधिकार दिया गया। और दूसरा, यार ये क्या हो रहा है, दूसरा हस्तांतरित विषय प्रशासन, लोक मंत्री को उत्तरदायी बनाया गया। अगला जो है, नोट में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि एकवर्थ कमेटी जो 1924 से 25 में थी, कि उसी की सिफारिश पे आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। कई बार रेलवेज़ में या एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आम बजट को रेल बजट से कब अलग किया गया था। तो ये 1924 से 25 में एकवर्थ कमेटी के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन। अगला है 12वां, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था आपको। तो ये पहली बार था जब वी आर अबाउट टू गेट फ्रीडम, इससे हमें पता चल गया था कि नहीं हम लोग जल्दी ही स्वतंत्र होने वाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, प्रांतों को स्वायत्तता तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू। तो केंद्र में द्वैध और प्रांतों को स्वायत्तता का मतलब क्या है? केंद्र में जो है, अब जल्दी ही आप लोग देखेंगे कि निर्वाचन स्टार्ट होगा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी हिस्सा लेगी और जीतेगी भी। ठीक है।
तो ये द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो गई और उसके बाद प्रांतों में स्वायत्तता का क्या मतलब है। तो अंग्रेज़ों ने ये कह दिया कि नहीं, अब सारे प्रांत जो भी हैं जहाँ जहाँ हैं वो लोग अपना चुनाव करवा सकते हैं, और जो लोग भी चाहें, मतलब जो अलग अलग पार्टीज़ के थे जैसे स्वराज पार्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, तो वहाँ से खड़ा किया गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। तो ये प्रांतों में, अलग अलग प्रांत में निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसी टाइम पे। वेट यार, काफ़ी टाइम से बोलते बोलते थक गया हमें। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रांतों को पूर्णतः उत्तरदायी शासन चलाने की अनुमति मिल गई, जिसके अनुसार 1937 में निर्वाचन किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिली, किंतु 1939 में दोबारा सरकार गिर गई। 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ के बारे में आप लोग अभी अगर कॉलेज में होंगे या कुछ होंगे तो आपको पता चला होगा धीरे धीरे, एंड अगर नहीं पता है तो जाइए और पढ़िए इसके बारे में, काफ़ी अच्छी एक संस्था है। तो जैसे कि सारे सूचियों को 4 सूची में बांटा गया, सारे कामों को, सारे विषयों को। पहली सूची जो थी संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। दूसरी सूची में राज्य सूची यानी कि 64 विषय इसमें, यानी कि नहीं सॉरी, राज्य सूची में कुल 54 विषय थे। समवर्ती सूची में कुल 36 विषय थे, और शेष सारे जो विषय थे उसे अवशेष सूची में डाल दिया गया। अगला पॉइंट जो है, दलित, महिला तथा मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन को मान्यता। ये अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती है। इक्वलिटी के लिए ज़रूरी है कि सब लोग एक ही जगह पे निर्वाचन करें, ताकि अच्छे से इवैल्यूएट हो पाए चीज़ें। जब भी आप डिस्क्रिमिनेट करके किसी को चुनाव करने के लिए कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। वी आर इन द सोसाइटी वेयर वी आर सेइंग कि नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, तो हर इंसान को इक्वल राइट देना ज़रूरी है, इफ़ वी रियली वांट टू बी डेमोक्रेटिक। ठीक है, इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक, मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी जो है वो बस एक नॉमिनल पार्ट है, जैसे कागज़ों पे तो दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। जब हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी, तो हम आपको डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। अगला पॉइंट है मुद्रा और शासक पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को याद रखना है, 1935 में की गई थी, और इसके बारे में इकोनॉमिक्स में भी चर्चा होगी और डिटेल में चर्चा होगी, सो डोंट वरी। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। ये सारी चीज़ें जो थी, ये पॉलिटी का एक पार्ट था जो 1773 से लेकर 1935 तक था, या 1940, 41, 42 तक कह सकते हैं, क्योंकि 42 में क्रिप्स मिशन आ गया था। तो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन तो मैंने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फिर स्टार्ट करने का मतलब है वी आर एंटरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक चैप्टर करेंगे जिसमें हम उसको कवर करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ऐसे डेली वीडियोस आती रहेंगी, और अब से सारी चीज़ें ये जो हैं पीपीटी और पीडीएफ वगैरह आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आप लोग फ्रेंड्स हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, जितने भी लोग। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, वॉच इट, पूरा देखिए, और उसके बाद अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखिए। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आप कवर करवाना चाहते हो, या कोई डाउट हो, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, वी विल बी कांटेक्ट यू। ठीक है, थैंक यू, और कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि हम लोग और भी सब्जेक्ट के वीडियो लेके आ पाएँ। ठीक है।
थैंक यू, बाय।